नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीके सिंह। आज हम करंट अफेयर की सीरीज में अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये ऐसा सेक्शन है जो हमारा जीएस का एक ट्रेडिशनल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 15 से 18 प्रश्न डायरेक्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछे जाते रहे हैं। तो आज का जो सेगमेंट है जून 2026 मंथ की जो क्रॉनिकल मैगजीन है, पेज नंबर मेंशन है, देख पा रहे हैं आप। 68 से लेकर 75 पेज नंबर में ये टॉपिक हमारा पर्यावरण जैव विविधता मेंशन है। तो उससे संबंधित कुल 25 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आ रहे हैं। और इसका मोटो, इसका जो ध्येय है, अल्टीमेट तरीके से दिसंबर में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे से करंट अफेयर पे हमें मास्टरी करना। उस श्रृंखला में आज हमारा आगे का वीडियो है। चलिए साथियों, मैं प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का रहा हमारा ये पहला प्रश्न, और इसमें कहता है पहले क्वेश्चन में कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की क्रॉनिकल है, तो अप टू डेट डेटा है। और इसमें कहा गया कि भारत ने इसमें 6.05 गीगावाट, यानी हमारा पहले प्रश्न का आंसर फर्स्ट होगा। अब जान रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे सोलर एनर्जी है। सौर ऊर्जा के बाद दूसरा स्थान विंड पावर का है, और वो डेटा है हमारे पास कि 6.05 गीगावाट की क्षमता अभी तक भारत ने हासिल कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इसमें कह रहा है कि जो UNFCCC का कोप 33, तो साथियों आप जानते हैं कि UNFCCC हर वर्ष जलवायु परिवर्तन पर संबंधित COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, यानी जो सभी UNFCCC के मेंबर कंट्री हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को एड्रेस करने का ये सबसे एपेक्स, सबसे शिखर सम्मेलन है। तो COP 33 पूछा गया कि मेजबानी भारत करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। तो वो वर्ष पूछा गया कि कौन से वर्ष में COP 33 का आयोजन होना था। तो हमारा राइट आंसर है सी पार्ट, यानी कि वर्ष 2030 में आयोजित होना था COP 33, जिससे भारत अपना मेजबानी वापस ले लिया भारत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, अद्यतन जलवायु संकल्प NDC, यानी कि डिटरमाइंड, नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट कहते हैं NDC को, किस वर्ष तक 3.5 से लेकर एग्रीमेंट के तहत ही जो UNFCCC के मेंबर कंट्री है सभी नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट, यानी कि स्वतः कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्सर्जन मानक में कैसे कटौती करेंगे और इन्वायरमेंट में कितना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वो एक स्वैच्छिक पत्र उसमें सौंपते हैं। वही NDC है भारत के लिए। तो भारत सरकार ने कमिट किया है कि 3.5 से 4 अरब टन कोयले के उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन सिंक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाली पहल भारत करेगा। तो कब तक करेगा? तो भारत ने अपना टारगेट लिया है वर्ष 2035 तक भारत जो है ये अपना कमिटमेंट पूरा करेगा, 3.5 से लेकर 4 अरब टन CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम घटनाओं के कारण वर्ष 2085 तक, तो टारगेट ईयर देखिए अभी 2026 चल रहा है, 2085 तक का इसमें पॉइंट लिया गया है। कितने प्रतिशत जो स्थलीय कशेरुकी हैं उन प्रजातियों के आवास बहु जोखिम संपर्क में आ सकते हैं। कहने का मतलब कि जो लैंड पे रहने वाले जीव हैं, आप जानते हैं साथियों कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो सबसे मेजर और सबसे प्रोमिनेंट कारण है वो है आवास का विखंडन, यानी लॉस ऑफ हैबिटेट। तो कहा गया है कि 2085 तक कितने प्रतिशत, तो इसमें एक आंकड़ा है, एक प्रोजेक्शन है कि अगर इसी दर से चलता रहा
तो करीब 36% जो हमारे टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स हैं, कशेरुकी यानी रीढ़ युक्त जो जंतु हैं, उनके आवास विखंडित हो जाएंगे। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ 36 ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि एक नए मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक भारत के वनों में कार्बन भंडारण यानी कार्बन स्टोरेज दोगुना होने की संभावना व्यक्त की गई है। कार्बन भंडारण दोगुना, तो एक टारगेट लिया गया है। कार्बन भंडारण मतलब कार्बन कैप्चर की बात हो रही है, यानी इको फ्रेंडली, जिसमें आप फॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे जो एटमॉस्फेयर के एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें टारगेट लिया गया है कि 2100 तक, अभी साथियों 2026 चल रहा है, दैट मीन्स कि कम से कम 74 ईयर, आफ्टर 74 ईयर बाद यानी 2100 में ये हमारा कार्बन भंडारण दोगुना होने का ऐसा एक प्रोजेक्शन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्री हीट वेव। तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर है कि अभी हीट वेव्स जो लैंड पार्ट पे काउंट होता था, अब हम काउंट कर रहे हैं कि ओशियनिक हीट वेव, यानी महासागर भी गर्म हो रहे हैं और जो सागरीय जीव हैं वो जैव विविधता पर भी हमारा बहुत ही गहरा असर पड़ता जा रहा है। उसी से संबंधित प्रश्न है कि समुद्री हीट वेव को परिभाषित करने के लिए समुद्री सतह का तापमान को कम से कम कितने दिनों तक सामान्य एवरेज से 90वें परसेंटाइल से अधिक बना रहना चाहिए। यानी कि अगर समुद्री हीट वेव को मेजर कर रहे हैं तो 90% यानी परसेंटाइल से अगर ज़्यादा हो तो वो एवरेज डे होने चाहिए क्या, जिसमें आप मानेंगे कि समुद्री हीट वेव चल रहा है। ठीक है, तो वो है कम से कम 5 दिन। अगर एवरेज 5 डेज में समुद्र के ओशियन का टेम्परेचर 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि अब ओशियनिक हीट वेव स्टार्ट हो गया है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ बी पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में किस शहर में के एआई आधारित शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ यानी फ्लड का कंट्रोल अगर करना है तो एआई बेस्ड हमारे इक्विपमेंट यूज होंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग द्वारा सराहा गया कौन सा भारत का शहर था जिसने अपना फ्लड कंट्रोल करने में एआई का यूज किया। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा है, तो वो शहर है हमारा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो साथियों ये यूपी स्पेशल के लिए स्पेसिफिक करंट है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, जो कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा क्वेश्चन का सेगमेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है एनजीटी, सभी जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये। एनजीटी ने सभी 28 राज्यों को भूजल में 2 ऐसे पोल्यूटेंट मिले हैं ग्राउंड वाटर में, क्या नाम है उनका, वो कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो आप बताइए कि वो कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जिसको कम करना है। तो वो पोल्यूटेंट है, एक है हमारा आर्सेनिक और फ्लोराइड, और दोनों से संबंधित बीमारियां हम पढ़ते हैं। आर्सेनिक को हम वेस्ट, ये प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व, यानी अगेन यूपी स्पेसिफिक करंट के लिए, करंट के साथ साथ यूपी स्पेशल करंट के लिए भी हम इस पर ध्यान देंगे। कहता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व के निकट किस पक्षी की द्वितीयक विषाक्तता सेकेंडरी पॉइजनिंग के कारण सामूहिक मृत्यु की घटना सामने आई है। तो घटना कहाँ की है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व का। तो ये पक्षी है, इसका राइट आंसर हम देखेंगे एम्परर पेंगुइन। अब साथियों पेंगुइन ये कोई भारतीय पक्षी है नहीं, ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ठंडे प्रदेशों से भारत में आती हैं। तो उनको सेकेंड पॉइजनिंग के वजह से उनकी सामूहिक मृत्यु की घटना प्रकाश में आया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के पास वो पक्षी है एम्परर पेंगुइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हमारा आज का स्टार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें बात किया गया है जो पिछले प्रश्न का ही एक्सटेंशन है, जो कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स है ये, दूसरा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, हर एक पॉइंट से, बायोडाइवर्सिटी सभी से रिलेटेड है, और यूपी स्पेशल से भी।
देखिए कहता है कि जो एम्परर पेंगुइन है वह अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाने वाली किस विशेष प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो साथियों आप ये जान लीजिए कि ये जो पेंगुइन है, तो पेंगुइन वहाँ की संकेतक प्रजाति है। जैसे ही हम आपके सामने नाम लेंगे पेंगुइन, तो या तो आप अंटार्कटिका एज्यूम करोगे या अंटार्कटिका ऑटोमेटिक एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये पोलर रीजन की बर्ड्स हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, आर्कटिक, अंटार्कटिका, इसके अलावा आप कभी भी नहीं होगा कि आप कभी सारा डेजर्ट कर लें कहीं और, क्योंकि गर्म प्रदेश की नहीं बल्कि ठंडे प्रदेशों की बर्ड्स है। दैट मीन्स वहां की ये संकेतक, सिंबॉली यानी सेंटिनल स्पीसीज है, सेंटिनल प्रजाति है। इसको हम रिलेट कर देते हैं, जैसे निकोबार सेंटिनल ट्राइब्स है, क्योंकि वो एबोरिजिन ट्राइब्स हैं, वहाँ की प्राइमेटिव ट्राइब्स है। उसी तरीके से ये सेंटिनल स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं पेंगुइन। कहाँ की? तो अंटार्कटिका की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मृत पक्षी मतलब मृत भक्षी या शिकारी पहले से विषाक्त जीवों को सेवन करके स्वयं प्रभावित हो जाते हैं, क्या कहलाती है। यानी कि इसका बेस्ट उदाहरण है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई पक्षी किसी पॉइजन की वजह से उसकी डेथ हुई है। अब उस पक्षी को आहार श्रृंखला में उसके ऊपर की श्रृंखला का कोई पक्षी उसको खा ले, तो उसके शरीर के पॉइजन उसके शरीर में भी पहुंच जाएगा, दूसरे बर्ड्स में भी, तो वो बर्ड्स भी पॉइजन का शिकार हो जाएगी। इसको हम कहते हैं द्वितीयक विषाक्तता यानी सेकेंडरी पॉइजनिंग, जो कि हम पीछे क्वेश्चन पेंगुइन के केस में देखा था। तो राइट आंसर है हमारा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि पर्यावरण मंत्रालय हाल ही में भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्री जीवों के लिए भारत का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है। तो पूछता है कि ये भवसागर रेफरल सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो वन वर्ड के क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाएगा। तो वो सेंटर बना है, इसको हमें अंडरलाइन कर लेना है, ये सेंटर बना है कोची केरला में। तो 13 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है MACS, मैक्स। क्या है मैक्स? सूक्ष्म जीव संग्रह एवं राष्ट्रीय कवक संवर्धन संग्रह भारत के किस शहर में स्थित है, जो नई समुद्री प्रजातियों के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण में सहयोग करता है। यानी ये मैक्स की उपस्थिति कहाँ है, भारत के किस शहर में है, तो वो है महाराष्ट्र के पुणे में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल संभावित जो रिन्यूएबल एनर्जी का एस्टैब्लिश कैपेसिटी है, सर्वाधिक हिस्सेदारी यानी कि 71% किस घटक की है। तो साथियों हमने शुरू में ही कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा जो चंक है वो सोलर एनर्जी का है, ठीक है ना, यानी कि सौर ऊर्जा का। तो आप देख पा रहे हैं एक हमारे लिए डाटा भी है कि लगभग कुल रिन्यूएबल एनर्जी का लगभग 71% तो अकेला हिस्सा सोलर का है, यानी कि सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब वही कह रहा है 31 मार्च 2025 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें शीर्ष स्थान टॉप राज्य कौन सा है, ठीक है। तो वो राज्य है हमारा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में टॉप पर है, तो हमारा शीर्ष राज्य इसमें राजस्थान आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और इसमें डेटा 31 मार्च 2025 का है, क्योंकि हर 3 महीने बाद ये डेटा अप टू डेट होगा। तो साथियों दिसंबर के प्रारंभिक परीक्षा तक इस डेटा को हम एक बार पुनः अपडेट करके सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है मार्च 2026 में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय यानी कि CMS का COP15 हुआ। ये 15वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई, ठीक है ना, ये जगह पूछा गया है। तो वह जगह था कैंपो ग्रांडे ब्राजील, यानी अगेन ये इसे नोट करना है CMS COP15। तो कॉप से कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक संस्थान का कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज
यानी उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ CMS का कॉप है, पीछे हमने UNFCCC का कॉप पढ़ा था, तो ये आंसर हो गया हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CMS COP 15 की जो आंतरिक रिपोर्ट आई 2026 में विश्व की कितने प्रतिशत प्रवासी प्रजातियां वर्तमान में विलुप्ति के खतरे पर है, विलुप्ति की संभावना है, जिनको विलुप्ति के कगार पर हैं। तो देखिए ये भी रिपोर्ट बता रहा है कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जिन पे थ्रेट है, वो संख्या बताई गई है कि करीब 24% ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो 18 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में कश्मीर के पंपोर ये जगह है और आसपास के क्षेत्रों में किस प्राणी की गतिविधियों के कारण जो केसर की खेती है, सैफरॉन के उत्पादन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन किस रूप में है कि कौन सा ऐसा हानिकारक जीव है जो केसर की खेती को असर डाल रहा है, तो वो जीव है जंगली शुअर, वाइल्ड बोर। इसके वजह से केसर की खेती को ये नुकसान कर रहा है जंगली शुअर। तो हमारा 19 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है कि अप्रैल 2026 में अवैध तस्करी से बचाए गए जो भारतीय सॉफ्ट सेल कछुए हैं। साथियों कछुओं के कई वेराइटी हैं, उनमें से एक सॉफ्ट सेल वाली जिनकी जो कवक यानी जो उनकी चमड़ी है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची, तो आप जानते हैं कि जीवों को अनुसूची 1 अनुसूची 2 में बांटा गया है। अनुसूची 1 के जीव हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं जस्ट लाइक टाइगर, उसी तरीके से सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सर्वोच्च कानूनी है तो ऑब्वियस ऑटोमेटिक यह शेड्यूल 1 का जीव होगा, यानी अनुसूची 1, यानी कि 20 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स भारत में पाई जाने वाले चमगादड़ों की 135 वेराइटी है। पहले तो नोट करने का सवाल यही है कि भारत में करीब 135 वेराइटी के बैट्स हैं, चमगादड़ हैं। कहता है कि भारत में ही एंडेमिक मिलती हैं ऐसे जो बैट्स की प्रजातियां हैं। कितनी भारत में कितनी मिलती हैं? तो ऐसी 16 प्रजातियां हैं जो भारत की हम स्थानिक प्रजातियां कह सकते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अहमदाबाद में जो कांकरिया कोचिंग डिपो है, जिसे कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है। अब ये सवाल पूछने का नेशनल इवेंट्स के तहत है। जल शुद्धिकरण के लिए किस प्राकृतिक तकनीक का उपयोग करता है? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तो ये तकनीक है, उसको कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, फाइटो रेमेडिएशन। साथियों ये फाइटो रेमेडिएशन वो तकनीक है। अब जानते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, खारे पानी में जो पेड़ उगते हैं, तो वो पेड़ खारे पानी की को सहन करने की उनमें क्षमता है, तो वो भी फाइटो रेमेडिएशन के माध्यम से एक्स्ट्रा सॉल्ट को प्यूरिफाई करके वो पेड़ उस पानी में जिंदा रहते हैं। ऐसी तकनीक को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है कांकरिया कोचिंग डिपो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के पास इंडो बर्मा हॉटस्पॉट खोज की गई है। वहां पर खोजी गई बेंट टोड गेको ना, यानी कि मुड़े हुए पंजों वाली छिपकली की एक नई वैरायटी खोजी गई है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? सीधा सीधा, क्योंकि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, तो साथियों भारत में 3 हॉटस्पॉट मेनली माना गया है। तो पश्चिमी घाट है और उसमें से एक ये हमारा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की बात हो रही है। वहां पर एक छिपकली की वैरायटी खोजी गई, पूछा गया नाम क्या है इस छिपकली का, तो नाम उसका रखा गया है सीटोडेक्टाइलस रायमोनेंसिस। दैट मीन्स 23rd क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी पार्ट, सीटोडेक्टाइलस रायमोनेंसिस। ये छिपकली की गेको की नई वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, चंबल नदी में घटते जलस्तर के कारण
किस जीव के आवास और आबादी पर गंभीर संकट पैदा हो गया है? तो ये ऑब्वियस सी बात है साथियों, हम ज्योग्राफी में भी इसको देखते हैं कि चंबल नदी दुनिया में घड़ियालों का, यानी कि घड़ियाल का ये आवास स्थल है। और घड़ियाल के बारे में है कि ये दुनिया में केवल भारत में पाए जाते हैं। तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। अगर चंबल में पानी का स्तर कम होगा तो घड़ियाल इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम सेगमेंट की ओर आते हैं। देखिए, गुजरात के कच्छ रीजन में लंबे अंतराल के बाद किस अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक बर्ड्स की वेराइटी है, वहां एक पक्षी के चूजे का प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ है? तो साथियों, राजस्थान के थार डेजर्ट या गुजरात का कच्छ का जो इलाका है, वहां पर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है वो है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम गोडावण कहते हैं। तो गोडावण संरक्षण का गोडावण प्रोजेक्ट भी चला रही है भारत सरकार, लेकिन शुभ संकेत ये है कि यहाँ पर नेचुरली बर्ड्स ने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया है। तो इससे संभावना है कि गोडावण प्रजाति का प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो आज का हमारा पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न साथियों जून 2026 के मैगजीन से जो और शेष हिस्से हैं हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। नमस्कार।